नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिनको लगता है कि इसका पीडीएफ चाहे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो नंबर 6 है। इसका पहले 5 वीडियो पॉलिटी का अपलोड हो चुका है, जो नहीं देख के जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होते हैं। पहला ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हैं। उसके बाद है कि संविधान में जो राष्ट्रपति हैं उनका उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक किया गया है, तो संविधान में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62 तक किया गया है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद देख लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि संघ की जो है समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो है समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आपको अनुच्छेद को बार बार ध्यान रखना है, क्योंकि अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद है कि अनुच्छेद 54 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, वह आपके अनुच्छेद 55 में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पदावधि मतलब पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। मतलब कि इसमें ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का पदावधि है, जो राष्ट्रपति का पदावधि होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन कब से होता है, जिस दिन आपके शपथ लेते हैं, जिस दिन पद ग्रहण करते हैं, उस दिन से 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। यह अनुच्छेद 56 में लिखा गया है। अनुच्छेद 57 में क्या लिखा गया है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता, मतलब कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो है कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। यह अनुच्छेद आपके जो 57 बताता है। अनुच्छेद 58 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ। और उसके बाद है अनुच्छेद 59 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए कुछ शर्त भी रखा गया है। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60 में लिखा गया है। अनुच्छेद 61 में क्या लिखा गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 62 में लिखा गया है राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए जो है चुनाव कराने का समय। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर जो है अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये जो तीनों पॉइंट हैं इसे हम लोग कभी डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ये जो आपके 2 पॉइंट है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत, ये बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसे हम लोग कभी बाद में समझेंगे डिटेल से। आप लोग समझ लीजिए कि जो निर्वाचन की विधि है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। मतलब गुप्त मतदान होता है कि जो कोई भी अगर विधायक वोट करता है तो किसी को बताता नहीं कि हम किसको वोट किए हैं, समझे कि नहीं। उसके बाद है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर आपके भाग लेते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जो मनोनीत मेंबर होते हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर राज्यों
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा है उसके ओनली फॉर निर्वाचित मेंबर आपके वोटिंग में भाग लेते हैं। तो समझ गए कि नहीं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के राज्यों के विधानसभा के ओनली फॉर निर्वाचित मेंबर आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इतना समझ गए। और कितने केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभा है, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। कौन कौन, तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो जो विधानसभा है इसका मतलब दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में, जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है वो भी आपके भाग लेते हैं। जो आपके दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उनके जो निर्वाचित मेंबर है वो भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इतना समझ गए हैं ना। उसके बाद है कि राष्ट्रपति के पद हेतु अहर्ताएँ। तो जो राष्ट्रपति के पद है उसके लिए कुछ अहर्ताएँ चाहिए। तो क्या अहर्ताएँ चाहिए, सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे जो भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसका उम्र जो है 35 वर्ष हो चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राज्य, केंद्र और स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये 4 क्या है आपके एलिजिबिलिटी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, राज्य, केंद्र, स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन, तो उम्मीदवार के प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावक अलग होता है और अनुमोदक अलग अलग लोग होते हैं। तो 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 आपके अनुमोदक होना चाहिए। जो 50 प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे तो कौन लोग हो सकते हैं, तो सांसद और विधायक हो सकते हैं, क्योंकि सांसद और विधायक ही वोटिंग करते हैं। तो प्रस्तावक ही कौन होंगे, प्रस्तावक भी कौन होंगे, सांसद और विधायक ही होंगे। समझे कि नहीं। जमानत राशि कितना होता है, तो 15,000 रुपया आपको जमा करना पड़ता है। जो भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं उनको 15,000 रुपया इलेक्शन कमीशन के पास में जमा करना होता है। जमानत राशि की जब्ती, बोलते हैं ना किसी का जमानत जब्त हो गया, आप लोग सुने होंगे। जमानत जब्त क्यों हो जाता है, जैसे कि 100 वोट डाला गया, 100 में से जो है 6 वोट अनिवार्य रूप से लाना होता है। अगर इसमें आपको ध्यान रखना है कि 100 वैलिड वोट नहीं, 100 वोट अगर पड़ा, ठीक है, 100 वोट पड़ा, अगर इसमें से 20 इनवैलिड भी हो गया तो इसे 100 ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, 100 ही से काउंट किया जाएगा। और 100 में से जो है जितना वोट पड़ता है उसका 6%, उसका 6% वोट अगर लाता है तो जमानत जब्त नहीं होता है। अगर 1/6 से कम वोट लाता है, मतलब 6% से कम वोट लाता है, उन्हें 100 में से जो है 6 से कम वोट लाता है तो उसका जमानत जब्त मान लिया जाता है। यहाँ पर कुल लिखा गया है, कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करने पर क्या होता है, जमानत जब्त हो जाता है। तो जमानत जब्त हो जाता है, जो ये राशि आपको जमा किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास में 15,000, वो वापस नहीं मिलता है, वो वापस नहीं मिलता है। अगर जमानत जब्त नहीं हुआ है तो 15,000 रुपये आपके वापस मिल जाता है कैंडिडेट को। उसके बाद है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति की पद की रिक्तता जो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाने पर हो सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली किस किस प्रकार से हो सकता है ये बोला जा रहा है। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, अनुच्छेद 61 के तहत अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है और वो सफल हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित किया गया, जो अगर निर्वाचन राष्ट्रपति का किया गया था और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया है तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। उसके बाद है कि उसके त्याग पत्र देने पर भी जो राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है वो आपकी खाली हो जाता है। तो समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति के जो पद की रिक्तता किस किस कारण से होता है। तो पहला है महाभियोग के कारण अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है तो खाली हो जाता है, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो चुनाव था उसे अवैध घोषित कर दिया हो, या तो फिर जो राष्ट्रपति साहब है उसने त्याग पत्र दे दिया हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव। इसके बारे में ध्यान से समझिएगा, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में।
राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रस्ताव है, तो सबसे पहले कारण क्या है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो उसका पीछे कारण क्या है? तो उसका पीछे एक ही कारण है। क्या कारण है? कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करते हैं तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। और उसके बाद अगर महाभियोग प्रक्रिया अगर चलाई जाती है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा बताया जाता है कि आप पर जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो प्रस्ताव लाने के कम से कम 14 दिन पूर्व आपको बताना होता है राष्ट्रपति को। उसके बाद जो नोटिस पर सिग्नेचर संबंधित सदन के कम से कम जो है 1/4 सदस्य का होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो कम से कम जो है जो सदन है कम से कम 1/4 मेंबर का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। और जो आपके महाभियोग प्रस्ताव है इसे प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना है कि संसद के किसी भी सदन में, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी आपके प्रस्तुत किया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव। उसके बाद है पारित। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम जो है 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आपके सफल मान लिया जाएगा। और आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं कि जो विधायक होते हैं, जो विधायक था, राज्यों के विधायक थे, केंद्र सरकार के जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो यूनियन टेरिटरी है, और राज्य सरकार, उसके जो विधायक थे उन्होंने वोटिंग में भाग लिया था। जबकि महाभियोग प्रक्रिया में जो भाग नहीं लेते हैं, फिर से बोलते हैं कि जो राज्य के विधायक होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुडुचेरी और आपके जम्मू कश्मीर, इन तीनों के विधायक तो चुनाव प्रक्रिया था उसमें भाग लिया था। जबकि जब महाभियोग प्रक्रिया चलेगा तो उसमें आपके वोटिंग नहीं करेंगे। तो जो महाभियोग प्रक्रिया चलेगा उसमें वोटिंग कौन लोग करेगा? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर आपके वोटिंग करते हैं। हटाने में ध्यान रखिएगा, हटाने में जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों मेंबर वोटिंग करते हैं, जबकि निर्वाचन में जो है लोकसभा और राज्यसभा के ओनली 4 निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं। और वोटिंग में आपको पता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जहाँ भी विधानसभा है उसके विधायक भी आपके वोटिंग में शामिल होते हैं। इतना समझ गए ना? उसके बाद है कि संवैधानिक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग के बारे में बताया गया है कि महाभियोग जो है किस प्रकार से राष्ट्रपति पर चलेगा। इतना आप सब लोग समझ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में देखिए। तो जो राष्ट्रपति हैं उनकी कार्यकारी शक्ति क्या है? तो संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। उसे देख चुके हम लोग, अनुच्छेद 53 में इसके बारे में बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। भारत सरकार के जो है समस्त कार्यपालिका कृत जो है किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियाँ, राष्ट्रपति द्वारा जो है समस्त नियुक्तियां किसके सलाह पर की जाती है? तो कैबिनेट के सलाह पर किया जाता है। सिर्फ न्यायाधीशों की नियुक्तियों को छोड़कर। जो न्यायाधीश की नियुक्ति होता है उसकी सिफारिश कौन करता है? तो कॉलेजियम करता है। कौन करता है? जो आपके न्यायाधीश की नियुक्ति होता है उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करता है? तो कॉलेजियम करता है। जबकि महान्यायवादी, राज्यपाल, वित्त आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, अगर उनकी नियुक्ति करना है यूपीएससी के अध्यक्ष का, तो सदस्य नहीं, अध्यक्ष, तो कौन सलाह देगा? कैबिनेट सलाह देगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के कोई मुख्य न्यायाधीश बनाना है तो सलाह कौन देगा राष्ट्रपति को? तो कॉलेजियम आपके सलाह देगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही आपके जज होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना राष्ट्रपति का क्षेत्र में आता है। अनुसूचित किसी भी क्षेत्र को जो है जैसे कोई क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को, बीच वाले क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। जैसे मान लीजिए कि अपना झारखंड है, झारखंड कुछ इलाका को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि उसे घोषित कर सकते हैं एवं उसका प्रशासन भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। इतना आप समझ गए। तो कार्यकारी शक्ति में क्या था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं थे? राष्ट्रपति में नहीं थे। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका जो कृत है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियाँ जो है कैबिनेट की सिफारिश पर होता है। सिर्फ जो आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना जो है राष्ट्रपति का अधिकार है।
उसके बाद है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बारे में देखिए तो संसद का सत्र आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आहूत मत होता है कि बुलाना, क्या होता है, बुलाना। सत्र स्थान में तो समाप्त करना एवं विघटन, ये तीनों काम जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है अनुच्छेद 85 के तहत। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना मतलब बुलाना, कौन बुलाता है, इसमें ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। अभी तक जो है कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है लोकसभा और राज्यसभा की, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है कि विधेयकों पर अनुमति, कोई भी अगर विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है तो उसे लास्ट में जो है राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, तभी वो आपकी क्या है, जो विधेयक है, जो बिल है, वो क्या बनेगा, कानून बनेगा। ठीक है। उसके बाद है कि अध्यादेश जारी करना। जो अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जो अध्यादेश है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 123 के तहत। उसके बाद आपको याद रखना है कि 12 मेंबर को राज्यसभा में मनोनीत कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में कौन कौन सी शक्ति है, तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके सलाह पर, कॉलेजियम की सलाह पर करते हैं। क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति अनुच्छेद 143। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं किसी मुद्दे पर उनसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कोई सलाह देंगे उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आकस्मिक शक्ति क्या क्या है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। अच्छा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है कब की जाती है, अगर राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है एक रिपोर्ट देते हैं कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो जो राष्ट्रपति हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 में दिया गया है। जो वित्तीय आपातकाल है भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल जो है अभी भारत में, जो अभी भारत का आज़ादी का 75 साल हो गया ना, तो 75 साल में कभी भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के बारे में देखिए, धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सुनते होंगे कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही होता है। क्यों करना होता है, उसका पीछे रीजन है कि राष्ट्रपति ने ही अनुमति दिया था कि आप जो है संसद में धन विधेयक को पेश कीजिए। उसके बाद है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट पेश करवाना राष्ट्रपति का काम भी है। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय किया जाता है। जो भी आकस्मिक निधि है अगर वहाँ से धन निकालना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। जो आकस्मिक निधि है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 267 में है। वित्त आयोग का गठन, जो वित्त आयोग है इसका जो गठन है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि हर 5 साल में जो है वित्त आयोग का गठन करे। अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग है उसका गठन किस लिए किया जाता है, तो सेंटर और स्टेट में जो राजस्व होता है उसका बंटवारा करने के लिए जो है हर 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सेंटर और स्टेट में जो है राजस्व का बंटवारा करने के लिए। उसके बाद है राष्ट्रपति की कुछ अन्य शक्तियों के बारे में देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राजदूतों एवं उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना राष्ट्रपति का काम है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम लोग समझेंगे लास्ट में। उसके बाद है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में देखिए।
तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अगर किसी भी कैदी को कोई सज़ा मिला है तो उसके बारे में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहला है कि जो सज़ा मिला है उसे लघुकरण कर सकते हैं, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। जैसे कि किसी को मिल गया है कठोर कारावास तो उसे सिंपल कारावास में राष्ट्रपति बदल सकते हैं, तो उसे बोलेंगे लघुकरण बोला जाएगा। परिहार, परिहार किसे बोला जाएगा, तो दंड की अवधि को कम कर देना। जैसे कि किसी को 10 साल का सज़ा मिला है तो राष्ट्रपति को लगना कि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, जो बहुत ही कोऑपरेटिव है और इन्होंने बहुत समाज के लिए बहुत ही काम किया है, तो इसका जो सज़ा है 5 साल कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति का पावर है, ठीक है। उसके बाद है विराम, सज़ा को विशेष परिस्थितियों में आपके कम करना विराम कहलाता है। उसके बाद है प्रविलंबन, प्रविलंबन क्या होता है, दंड पर अस्थायी रोक लगाना। जो दंड है उस पर अस्थायी रोक लगाना, विशेषकर मृत्यु दंड पर, जो मृत्यु दंड है उस पर जो है कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगा देना, ये किसका काम है, राष्ट्रपति जी अपना पावर का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है क्षमा, दंड से पूर्णतः मुक्त करना। किसी भी, अगर मान लीजिए व्यक्ति को 10 साल के सज़ा मिला था लेकिन ये व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, तो राष्ट्रपति को लगा ठीक है इस व्यक्ति को जो है क्षमा कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है इस व्यक्ति को पूरी तरीके से जो है जो सज़ा था उससे मुक्त करवा सकते हैं, ठीक है, अपने क्षमादान शक्ति के माध्यम से। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो वीटो के बारे में समझ लीजिए। पहला है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो क्या होता है, तो विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, विधेयक पर जो है अपनी राय सुरक्षित रखना। जैसे कि कोई जो बिल था लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, ठीक है, और राष्ट्रपति पर, जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हैं, उनके पास सिग्नेचर होने के लिए गया, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं उस विधेयक को सुरक्षित रख लिया, मतलब कि उस विधेयक पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जो अत्यंतिक वीटो और पॉकेट वीटो दोनों एक तरीके का भाई ही है, ठीक है, ये दोनों भाई ही हैं। उसके बाद है निलंबन वीटो। निलंबन वीटो क्या होता है, तो विधेयक को जो है आपत्तियों सहित संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेज देना। जैसे कोई आपके बिल था, विधेयक था, लोकसभा राज्यसभा से पास होता है और राष्ट्रपति को लगता है कि इस बिल में कुछ खामियां हैं, तो पुनः भेज सकते हैं एक बार संसद को कि भाई इस पर दोबारा विचार कर लो आप लोग। उसके बाद है पॉकेट वीटो, जिसे बोलते हैं जेबी निषेधाधिकार। ये क्या होता है, तो विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। जो अत्यंतिक वीटो है और जो पॉकेट वीटो दोनों क्या बोले कि दोनों एक तरीके का भाई है। क्या है, दोनों भाई है। विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। इसमें भी क्या, जो पॉकेट वीटो होता है, जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से कोई एक्ट पारित होता है, एक्ट नहीं बिल, एक्ट तो कानून बन जाएगा, बिल, ठीक है, जब कानून नहीं बनता है तो उसे बिल बोलते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं क्या बनता है, एक्ट। तो जैसे ही कोई बिल आपके लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है और राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए, तो राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को क्या करते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं, न कोई निर्णय ही नहीं करते हैं, न तो हाँ बोलते हैं न तो ना बोलते हैं, चुपचाप अपने पास रखे रहते हैं। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति ने जो है उस बिल को अपने पॉकेट में रख लिया, कोई निर्णय नहीं दिया, ठीक है। और अत्यंतिक वीटो समझ गए कि विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित, मतलब कि उनका क्या राय है वो अपने राय बताते ही नहीं हैं संसद को। तो ये तीनों आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट आपके एग्जाम से संबंधित है, उसे देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास में है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो पद है उसे भर देना चाहिए अनिवार्य रूप से। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा, तो कौन संभालेगा, तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो उसके बाद जो उपराष्ट्रपति हैं वो पद संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। उसके बाद है कि अब तक जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। अब तक जो है
राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं और इनके द्वारा जो है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने पद को संभाला था। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और किस आर्टिकल के माध्यम से? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के माध्यम से। उसके बाद है निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नोट कीजिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। जो महाभियोग की कार्रवाई है ये कैसी है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है जो महाभियोग की कार्रवाई है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो देख चुके हैं पहला ही लाइन में। तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। ठीक है। उसके बाद भारत के जो राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं उसके बारे में देख लीजिए। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो इनके द्वारा जो है 3 टर्म ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक आपके राष्ट्रपति रहते हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके राष्ट्रपति बनते हैं। ये कब से कब तक रहते हैं? तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहते हैं। और इनके कार्यकाल के क्रम के अनुसार में आपके चौथे राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति के क्रम में अनुसार ये दूसरे हैं। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपके राष्ट्रपति रहते हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ये आपके कार्यकाल अनुसार क्रम में आपके 5वें हैं, जबकि व्यक्ति के अनुसार में आपके तीसरे हैं। उसके बाद है कि वराहगिरी वेंकटगिरी ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी आपके कार्यवाहक हैं, इसे देख चुके। उसके बाद है बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल जो है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहता है। नेक्स्ट है डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनका जो कार्यकाल है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहता है। ये आपके भारत के 5वें राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद है BD जत्ती आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। नीलम संजीव रेड्डी इनका कार्यकाल देख लीजिए 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति होते हैं। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ये भारत के 7वें राष्ट्रपति होते हैं। R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जो कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहता है और भारत के 11वें राष्ट्रपति रहते हैं। प्रतिभा देवी C पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती हैं और इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहता है। ये भारत के आपके 12वें राष्ट्रपति रहती हैं व्यक्ति के अनुसार। और क्रम में जो है अगर आपके कार्यकाल के अनुसार जो है 14वां और व्यक्ति के अनुसार आपके 12वां। प्रणब मुखर्जी जो है इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहते हैं। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति और ये 13वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद है कि रामनाथ कोविंद। जो रामनाथ कोविंद हैं वर्तमान में इनका टर्म चल रहा है। 25 जुलाई 2017 से इनका टर्म स्टार्ट हो गया है। और जो रामनाथ कोविंद हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर कार्यकाल क्रम अनुसार पूछा जाएगा तो 16वें, अगर व्यक्ति के अनुसार आपके 14वें। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।